लिखेंगे, हम प्राइस अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस था 10 रुपए, और बताइए बाद में प्राइस क्या हो गया, प्राइस बढ़ के कितना हो गया, मान लेते हैं 12 रुपए। तो प्राइस बढ़ा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। याद रखेंगे ये जो इंक्रीज का मैंने साइन दिखाया है राइट शिफ्ट का, ये केवल और केवल डिमांड के लिए है, प्राइस के लिए नहीं है। प्राइस को आप नंबर से दिखाएंगे, ये जो नंबर है पहले कहां डिमांड कर्व थी वहीं पहले प्राइस लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो अगली जगह पर अगले कर्व के पास आप जो प्राइस लिखेंगे वो बढ़ा हुआ प्राइस लिखेंगे। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। जरा मुझे जल्दी से बताइए कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए थोड़ा प्लीज। ग्रेट, ठीक है। अब मैं इसी को उल्टे को कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूं, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूं कि अगर सेलो पेन का प्राइस कम होता है तो ऑब्वियसली रेनॉल्ड पेन की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब सेलो पेन का प्राइस कम हुआ तो लोग वही खरीदना शुरू कर दिए, इसी की वजह से रेनॉल्ड पेन की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो अब डायग्राम कैसा बनेगा? अब डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, देखते हैं। बताइए यहां क्या लिखूं मैं, डिमांड किसकी, डिमांड जिसकी है उसी का लिखूंगा भाई। डिमांड किसकी है, रेनॉल्ड पेन की देखनी है, तो रेनॉल्ड पेन का क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस भी किसका, रेनॉल्ड पेन का, सेलो पेन का नहीं लिखेंगे, चाहे इसका यूज ना हो कोई बात नहीं। उसके बाद हम फिर यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक डिमांड का बनाते हैं, इसको हमने लिखा D1, और देखा डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम होने का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, इसका नाम हमने क्या रखा, D2। और अब हमने प्राइस लिखने हैं, प्राइस लिखेंगे डायग्राम के अंदर, किसके प्राइस, सेलो पेन के प्राइस। तो पहले लिखेंगे प्राइस यहां पर, क्योंकि डिमांड पहले यहां थी, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ सेलो पेन was 10 rupees and now it is going to be reduced। अब प्राइस हो गया 8 रुपए। ठीक है, सो इन दिस मैनर हम इस डायग्राम को बनाएंगे। यहां पर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसको उल्टा सुल्टा प्राइस लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। यहां पर अब आपको जल्दी से समझ में आना चाहिए, हम यहां पर दो प्रोडक्ट लेंगे, एक प्रोडक्ट का प्राइस लेंगे अगेन, और एक प्रोडक्ट की हम डिमांड लेंगे। डिमांड हम कौन से प्रोडक्ट की देख रहे हैं, रेनॉल्ड पेन की डिमांड देख रहे हैं, और प्राइस किसका देख रहे हैं, बताइए कॉम्प्लीमेंट्री कौन था रेनॉल्ड पेन का, रेनॉल्ड पेन का कॉम्प्लीमेंट्री था रेनॉल्ड पेन की इंक। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। ठीक है, तो अब समझते हैं, मान लीजिए कि अगर इंक का प्राइस बढ़ जाए, तो इंक के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, रेनॉल्ड पेन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर इंक का प्राइस बढ़ा रेनॉल्ड पेन के, और इसकी वजह से क्या होने जा रहा है, रेनॉल्ड पेन का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो प्राइस भी बढ़ाएगा, और जब रेनॉल्ड पेन का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से रेनॉल्ड पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऑपोजिट रिलेशन होता है। जरा ध्यान से समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दो गुड्स हैं जो अलग अलग, एक का हम प्राइस देख रहे हैं, एक की हम डिमांड देख रहे हैं, तो अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है और दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम ऑपोजिट भी समझ लेते हैं कि ऑपोजिट क्या है। इसका ऑपोजिट है कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी लिखेंगे भाई, उसी की जिसकी हम बात कर रहे थे, रेनॉल्ड पेन की। ऐसे ही प्राइस लिखेंगे, किसका लिखेंगे, रेनॉल्ड पेन का, चाहे इसका यूज कुछ ना हो। एक डिमांड का बनाएंगे D1। आपको याद है अभी जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया था वो क्या था, अगर इंक का प्राइस बढ़ रहा था तो रेनॉल्ड पेन की डिमांड कम हो रही थी। ठीक है ना, और अगर इंक का प्राइस कम हो रहा था तो रेनॉल्ड पेन, क्योंकि कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम होगा, और प्राइस कम होने से डिमांड रेनॉल्ड पेन की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बताइए अब क्या करना चाहिए। सबसे पहला हम कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें रेनॉल्ड पेन की डिमांड क्या हो रही है, बताइए कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम। तो कम कैसे दिखाते हैं, शिफ्ट करके, किस तरफ, लेफ्टवर्ड। तो यहां लिखेंगे D2। अब बताइए पहली डिमांड कहां है, पहली डिमांड तो यहां है, तो इसीलिए प्राइस भी पहले यही लिखना पड़ेगा, लेकिन प्राइस किसका, प्राइस लिखेंगे इंक का।
तो प्राइस पहले इंक का कितना था, मान लेते हैं 100 रुपए था, और अब कितना रह गया, 70 रुपए रह गया प्राइस इंक का। ठीक है, तो अब होपफुली आपको ये जो डायग्राम्स हैं समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही हम ऑपोजिट डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रेनॉल्ड पेन, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ रेनॉल्ड पेन, एक डायग्राम बनाएंगे D1। अगर हमें दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना है, इस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डिमांड बढ़ानी है, डिमांड बढ़ा दी, नई डिमांड हो गई D2। इसी तरीके से पहले जहाँ डिमांड थी ये 1 था, पहले जहाँ डिमांड थी उधर अज्यूम करना पड़ेगा, क्या अज्यूम करना पड़ेगा, इंक का प्राइस, इंक का प्राइस हमने ले लिया 100, और बाद में इंक का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने 70 लिख दिया था, इंक का प्राइस एक्चुअली बढ़ रहा था, इसको मैं 170 कर देता हूँ। सॉरी, आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हुई, तो मुझे बताइए प्लीज। यहाँ पर आपका प्राइस बढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिमांड क्या हो रही थी, यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, यहाँ डिमांड क्या हो रही थी, रेनॉल्ड पेन की डिमांड हो रही थी कम, और प्राइस क्या हो रहा था इंक का ज्यादा। तो डिमांड तो हमने कम कर दी, पहले प्राइस लिया 100 और बाद में प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया 170। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस हमने लिया पहले 100 और प्राइस क्या हो गया बताइए अब, कम, तो यहाँ पर प्राइस कितना हो गया, 70 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका इंक का प्राइस। ठीक है, तो लेट मी चेक आप लोगों को, हाँ ओके। अच्छा, विवेक कह रहे हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करता है और डिमांड फिर भी सेम रहती है तो उस कॉन्सेप्ट को बताएं। ठीक है, बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपका लास्ट में आ रहा है स्टडी नोट 1 के। ठीक है, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट थोड़ा सा वेट कीजिए। दूसरा दीपक ने लिखा है कि एक्सेप्शंस में आता है शायद, ये नहीं, एक्सेप्शंस में नहीं आता बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्रॉपर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस में नहीं आएगा, हाँ इसका डायग्राम उस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आ जाते हैं। अब जल्दी से आपको लॉ ऑफ डिमांड भी समझ में आ जाएगा, हम दूसरा टॉपिक एक साथ कर ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि डिमांड के 4 फैक्टर हैं, प्राइस ऑफ ओन गुड यानी कि प्रोडक्ट का ही प्राइस, प्रोडक्ट के रिलेटेड गुड का प्राइस, तीसरा था इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं बता दूंगा आपको, और है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो हमने समझ लिए, ऐसे ही ये भी पॉइंट, ऐसे ही ये भी पॉइंट है, अभी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, या बता दूं मैं आपको साथ के साथ। ठीक, अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट प्राइस ऑफ ओन गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बाकी सारी चीजों को हम कहते हैं अदर फैक्टर्स। याद रखिएगा, इन सारे अदर इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पर इंपैक्ट करता है वो उसी गुड का प्राइस इंपैक्ट करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इन बाकी सारे अदर इन फैक्टर्स को हम अदर फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड याद रखेंगे केवल और केवल फर्स्ट फैक्टर को ही एक्सप्लेन करता है, यानी कि प्राइस ऑफ ओन गुड को ही एक्सप्लेन करता है। बाकी जितने फैक्टर्स है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इन सब पॉइंट्स को वो मान कर चलता है। अगेन अज्यूम कर रहा है, अदर फैक्टर्स के लिए क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है कि इन सब फैक्टर्स मान रहे हैं कि देयर इज नो चेंज। असम्पशन क्या ले रहे हैं कि इन किसी भी फैक्टर्स में चेंज ना हो, और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर कोई पूछे आपसे तो किसके बारे में बात करता है, तो केवल और केवल इस पॉइंट के बारे में बात करता है, अदर फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करता। अदर फैक्टर्स को वो अजम्पशन लेकर चलता है अदर फैक्टर्स के बारे में कि देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो अगर अब हम जल्दी से अगर लॉ ऑफ डिमांड देखें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, कौन कौन सी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में। ठीक है, और वो क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की।
जो बाकी दो डिटर्मिनेंट्स है मैं अभी आपको बताऊंगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक आ रहा है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल बहुत सिंपल चीज है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। डिमांड शेड्यूल है कि जब आप लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड को, शेड्यूल किसे कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं टेबल को, टेबल को शेड्यूल कहते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड को इस टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो उसको क्या बोल देंगे? डिमांड का शेड्यूल बोल देंगे। जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है लॉ ऑफ डिमांड में, तो दो ही बातें हैं, प्राइस ऑफ ओन गुड और क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, यही बात हमने पढ़ी थी अभी। तो प्राइस ऑफ ओन गुड और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते थे। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या है? टेब्यूलर प्रेजेंटेशन, टेबल के थ्रू प्रेजेंटेशन है किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की। इसी को हम क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो डिमांड शेड्यूल क्या हो गया? इट इज अ न्यूमेरिकल टेब्यूलेशन, यानी कि टेबल के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसको? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। अब थोड़ी सी बात इसमें जल्दी से मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लॉ जो डिमांड शेड्यूल होता है वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिमांड भी दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड भी होती है और मार्केट डिमांड भी होती है। तो सिमिलरली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होगा और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी होगा। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? अगर मैं किसी एक आदमी की बात करूं, उसकी डिमांड के बारे में बात करूं, तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। और अगर मैं उसकी पूरी फैमिली के बारे में, ए के, बी के, सी के, सब उसकी पूरी फैमिली के बारे की डिमांड के बारे में हमने बात कर ली, तो ये बन जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे लोगों की डिमांड का समेशन क्या बनता है? मार्केट डिमांड बन जाती है। बात समझ में आ गई? एक इंडिविजुअल आदमी की डिमांड की बात करें तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। तो अगर हम एक आदमी की डिमांड को टेबल में दिखा रहे हैं तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और अगर बहुत सारे लोगों की डिमांड को एक ही टेबल में दिखा रहे हैं तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है डिमांड कर्व का। अब बड़ा सिंपल है, अगर अब दोबारा वही बात आ गई, डिमांड दो तरीके की होती है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट, अभी हमने बात करी। तो अगर मैं एक ही आदमी की डिमांड दिखा रहा हूं, मान लो एक ही डिमांड दिखा रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी कि, और कर्व कहां बनता है आपको पता है? कर्व बनता है ग्राफ में। तो हम बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। कौन सी डिमांड कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, क्योंकि यहां पर अभी एक ही की डिमांड के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी डिमांड का बनाऊं जिसमें ए की डिमांड भी हो, बी की भी हो, सी की भी हो, डी की भी हो, बहुत सारे लोगों की डिमांड हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड बोलेंगे। तो ये कब हो गई आपकी मार्केट डिमांड का? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन यहां पर डिमांड कैसे आई? डिमांड कौन सी है? मार्केट डिमांड है, याद रखें, ठीक है। तो अब डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल वाला पार्ट भी हमारा पूरा हो गया। इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। डिटर्मिनेंट्स अभी आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको दो पॉइंट्स तो बता दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया प्राइस ऑफ ओन गुड, दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जो कि तीसरा पॉइंट है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से आपके पास दो प्रोडक्ट होते हैं। पहला प्रोडक्ट होता है आपका नॉर्मल गुड और दूसरा प्रोडक्ट होता है आपका इंफीरियर गुड, ठीक है। नॉर्मल गुड कौन सा गुड होता है? नॉर्मल गुड हर वो गुड की बात करते हैं जो नॉर्मली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड बोलते हैं। इंफीरियर गुड क्या होता है? इंफीरियर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर चीपनेस है, प्रोडक्ट क्या है? थोड़ा सा चीप है, थोड़ा लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे नॉर्मल क्वालिटी प्रोडक्ट, सुपीरियर नहीं है, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं नॉर्मल क्वालिटी प्रोडक्ट, ये उसकी बात हम कर रहे हैं नॉर्मल गुड की। और दूसरा गुड कौन सा है? इंफीरियर गुड की बात हम कर रहे हैं। दो तरीके के गुड्स हमारे पास हो गए, ठीक है। हम एक एक करके चल रहे हैं, जरा फटाफट चलेंगे, ठीक है। नॉर्मल गुड की बात करते हैं, ठीक?
अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट कौन है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट है इनकम, और डिमांड किसकी देख रहे हैं हम, डिमांड देख रहे हैं हम नॉर्मल गुड की, और नॉर्मल गुड की डिमांड किससे इंपैक्ट हो रही है, इनकम से। तो मान लेते हैं कि अगर इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो नॉर्मल गुड की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, डेफिनेटली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, उस प्रोडक्ट को आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ऑपोजिटली अगर इनकम कम हो जाए तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड भी आप कम कर देंगे। बड़ा सिंपल है ये तो, समझ में बिल्कुल सीधी सीधी बात आती है। ठीक है, अब इसी को हम डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं। डायग्राम कैसा बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी हमने सीखा था। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, कौन सी चीज की डिमांड की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड की डिमांड की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या लिखते हैं हम, यहां पर लिखते हैं प्राइस, आपको बताया था हमेशा यही डायग्राम बनेगा। प्राइस, किसका प्राइस, नॉर्मल गुड का प्राइस, उसी के प्राइस लिखेंगे। अब जब हम डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो हमारे पास एक D1 होगा, पहले से ही हम एक D1 बनाते हैं। और अब हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं क्या हुआ था, इनकम बढ़ रही थी और नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अगर इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये अभी अभी आपने समझा। तो बताइए अगर हम पहला कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो डिमांड क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड को बढ़ा देते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, हमने लिख दिया D2। ठीक है, अब हम जो डिमांड पर इंपैक्ट करने वाला फैक्टर है वो कौन सा है, इनकम। तो अब हमें अंदर क्या लिखना पड़ेगा, अब हमें अंदर लिखनी पड़ेगी इनकम। तो बताइए पहले इनकम कितनी थी, पहले इनकम थी मान लेते हैं 10,000 रुपीज, और इनकम क्या हो गई बताइए, बढ़ गई। तो इनकम टू कितनी ले लेंगे हम, 20,000 रुपीज। ठीक है ना, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम दोबारा से इस चीज को देखें, अनुराग कह रहे हैं कि इनकम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बनाया हमने वाई प्राइस। मैंने अभी आपको बताया था कि डायग्राम जो होता है हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा एक ही प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा नॉर्मल गुड की डिमांड, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इनकम ऑफ नॉर्मल गुड। ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड। डिमांड जो डायग्राम की लेबलिंग होती है वो एक ही प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है। ठीक है, और जब हम डायग्राम बनाएंगे तो जो मेन डिटर्मिनेंट है इनकम, जो इस केस में इनकम है, उसको हम डायग्राम के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, दूसरा कॉम्बिनेशन था इनकम अगर कम हो जाए तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम डिमांड कम कर देते हैं, डिमांड कम हो रही है, ठीक है भाई, हमने डिमांड कम कर दी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, नाम लिखा D2। और बताइए इनकम क्या हो रही है, पहले इनकम कहाँ लिखेंगे, पहले इनकम यहाँ लिखेंगे, इनकम लिख दी हमने 10,000, क्योंकि यहाँ पर D1 था इसलिए Y1 भी आएगा। अब इनकम क्या हो रही है बताइए, इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो हमने यहाँ पर इनकम लिख दी आपकी 8,000। होपफुली इट इज क्लियर। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इंफीरियर गुड का। ठीक है, इंफीरियर गुड में क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। इंफीरियर गुड को भी हमने किससे देखना है, इनकम से देखना है। डिमांड हम देख रहे हैं इंफीरियर गुड की और इनकम के थ्रू। ठीक है, अब सोचिए कि अगर इनकम बढ़ जाए तो इंफीरियर गुड कौन से गुड थे, इंफीरियर गुड थे जिनकी क्वालिटी लो थी। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आप उनकी डिमांड बढ़ाएंगे क्या, कभी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। आप अब अच्छा प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, इंफीरियर प्रोडक्ट आप नहीं कंज्यूम करेंगे, नहीं करना चाहेंगे। ऐसे ही अगर इनकम कम होती है तो अब आपको मजबूरी में यही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास पैसे नहीं है, तो अब लो क्वालिटी प्रोडक्ट क्योंकि सस्ता आता है तो वही आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड आपको बढ़ानी पड़ती है, आप चाहते नहीं है बढ़ाना बट बढ़ानी पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इन दोनों का डायग्राम बना लेते हैं जरा फटाफट, दोनों केसेस का। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताइए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर गुड आ गया है और यहां क्या लिखूंगा, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड। ठीक, ऐसे ही मैं एक डिमांड का बनाऊंगा D1, फिर एक देखूंगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं। भाई पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, पहले कॉम्बिनेशन में डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमने कम कर दी। ठीक, अब इनकम मेरे को यहां लिखना है क्योंकि पहले इनकम यहां थी,
इनकम पहले थी कुछ भी, मान लेते हैं 10,000, और बाद में इनकम क्या हो गई बताइए, बढ़ गई, तो बाद में इनकम हो गई हमारी 12,000। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पर लिखते हैं प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड, फटाफट से एक डिमांड कब बनाते हैं D1, और बताइए डिमांड क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है इस केस में, तो डिमांड को बढ़ाइए, बढ़ा दी, और क्योंकि D1 यहाँ है तो हमें इनकम पहले यहाँ अज्यूम करनी पड़ेगी, हमने इनकम ले ली 10,000, तो यहाँ पर अब इनकम देखते हैं, इनकम क्या हो रही है, इनकम रिड्यूस हो रही है भाई, तो इनकम को हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सारे डायग्राम्स को बनाना है। ठीक, ये हो गया आपका इनकम वाला पॉइंट, और जल्दी से हम फोर्थ वाला पॉइंट करते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करता है ये पॉइंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, दो तरीके की ही टेस्ट हो सकते हैं, या तो हमें टेस्ट बेटर लगेगा या टेस्ट हमें बेकार लगेगा। तो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है फेवरेबल टेस्ट, अच्छा टेस्ट, और एक होता है अनफेवरेबल, जो हमें अच्छा नहीं लगा। तो बताइए, अगर किसी प्रोडक्ट का टेस्ट आपको अच्छा लगता है, फेवरेबल अगर वो प्रोडक्ट लगता है, तो ऑब्वियसली उस चीज की डिमांड आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और अगर 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 वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीज की डिमांड आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो सिंपली इसका डायग्राम बहुत सिंपली बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइस ऑफ गुड, क्योंकि अब यहाँ पर हम केवल गुड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, तो हमने लिखा यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड। ऐसे ही हमने एक डिमांड कब खींचा, D1 लिखा उसका नाम। अब हम देखेंगे कि कौन से के लिए हम बना रहे हैं, तो हम फेवरेबल के लिए बना रहे हैं, तो फेवरेबल के केस में क्या होता है बताइए, डिमांड बढ़ती है, तो सिंपली हमें इसमें डिमांड क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। अब क्योंकि टेस्ट को हम नंबर्स में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अनफेवरेबल का डायग्राम बनाएं, तो अनफेवरेबल के केस में डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड, यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ गुड, यहाँ पर हम एक डिमांड कब बनाएंगे, और डिमांड क्या करेंगे, फॉल कर देंगे, तो हमने ये डिमांड कब फॉल कर, सिंपल, डन। सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। यस, ग्रेट, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम इफेक्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड का। बच्चे, ये विवेक ने क्वेश्चन डाला है कि क्या इनकम अफेक्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आप खुद ही सोचकर बताइए कि क्या अगर आपके पास इनकम होगी तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अफेक्ट कर सकता है, खुद सोच के बताइए। जरूरी नहीं है बच्चे, अगर आपकी इनकम नहीं भी होगी तभी भी हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा बेटर लगता हो। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा टेस्ट एक अलग फैक्टर है और इनकम एक अलग फैक्टर है। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, इनकम नहीं होती, फिर भी वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत पागल होते हैं, उनको बहुत ही बेटर लगता है। तो इसीलिए प्राइस रिलेटिवली, सर प्लीज बता दें एक बार, प्राइस रिलेटिवली, बेटा ये प्राइस रिलेटिवली करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्राइस इलास्टिसिटी होता है। ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं, या फिर आपने शायद कुछ गलत पूछा है। बच्चे थोड़ा जल्दी करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है और टॉपिक्स बहुत सारे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे प्राइस रिलेटिवली करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, आप दोबारा से चेक कीजिएगा, प्राइस रिलेटिवली करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड का। ये बोल रहा है कि जो हमारी डिमांड कब होती है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है। तो इसके पीछे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपका टाइम कम से कम टाइम पर हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। तो बेसिकली पहला इसमें है रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
utility. Let me take a sip of water. Yes. तो ये 4 पॉइंट हमने देखने हैं कि ये 4 पॉइंट क्या कैसे डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। ओके, अब क्या है बच्चे, आपने अभी पढ़ा था कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड डाउन होता है। ये आपने प्राइस ऑफ ओन गुड के केस में पढ़ा था, और इसी की वजह से डिमांड कब क्या हो गई थी, डाउनवर्ड स्लोप हो रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास 4 अलग रीजंस हैं, 4 अलग रीजन है। पहला रीजन ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है इनकम इफेक्ट, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चौथा है मल्टीपर्पस ऑफ मल्टी यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स, मल्टी यूज। ये हमारे पास 4 रीजंस हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारा जो मेन रीजन है अगेन यही है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम ही होगी। यही वजह है डिमांड कर्व के स्लोप डाउनवर्ड होने की। ठीक है, लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट पर, इन सब कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आना है। जरा बात ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन अगर आप बात ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इन चारों के चारों पॉइंट्स में, इसमें 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 और इसमें, इन चारों पॉइंट्स में हमें इसी रिलेशन को लेकर आना है, बिना प्राइस को चेंज किए। प्राइस को हमें चेंज नहीं करना है, हमें बस इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है कि कैसे डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। अब मैं थोड़ा सा एक एक करके आऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये क्या कहता है आपको, अभी अभी बताया था मैंने, अभी आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है ना। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। ये यूनिट्स है, यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं वैसे वैसे आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती है। अब जरा सोचते हैं कि इसमें प्राइस कहाँ है। मैं ले रहा हूं प्राइस सेम, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि प्राइस को मुझे चेंज नहीं करना है, बट फिर भी प्राइस पे इंपैक्ट हम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो समझिए। देखिए क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए प्राइस को भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इस प्राइस को। ठीक, हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही है वैसे वैसे आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती जा रही है, आपका सेटिस्फैक्शन कम कम होता जा रहा है। तो बताइए, पहले यूनिट में आपको 10 यूनिट्स की यूटिलिटी हुई, दूसरे यूनिट में, और प्राइस कितना था पहले में, 10 ही था, फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट भी 10 रुपए का खरीदा, लेकिन अब पहले जितनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पहले से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, सेकंड वन वाले से सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो अब प्राइस जबकि वही था, 10 रुपए ही था, लेकिन अब ये प्राइस आपको फील क्या हो रहा है, ज्यादा फील हो रहा है। क्यों ज्यादा फील हो रहा है, क्योंकि यहां पर सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। ऐसे ही अगेन आपने तीसरा यूनिट भी 10 ही रुपए का खरीदा, बट ये अब 10 रुपए आपको ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन पहले के कंपैरिजन में और कम हो गई। तो अब ये प्राइस आपको है तो सेम, है तो प्राइस क्या बिल्कुल सेम, बट फील क्या हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है कि ये प्राइस बढ़ रहा है, मैं एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहा हूं। वाई सो, बिकॉज आपकी जो उसकी सेटिस्फैक्शन है उस प्रोडक्ट से वो धीरे 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 क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये प्राइस सेम होने के बावजूद भी कैसा लगता है, बढ़ता हुआ प्राइस लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं हम, क्योंकि हर बार का सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्योंकि सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो इसलिए आप डिमांड क्या करते हैं बताइए, कम करते हैं। मैंने आपको ये जो डिमांड कम होने का रीजन है, क्या मैंने प्राइस के कंपैरिजन में दिया, नहीं। मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो अब आप पहले के कंपैरिजन में डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, कम डिमांड आप करेंगे। लेकिन हम इसे अगेन रिलेट किससे कर देंगे,
से रिलेट कर देंगे, क्योंकि प्राइस और डिमांड में देखिए कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन बना कि नहीं बना, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई। प्राइस एक्चुअल में नहीं बढ़ा, प्राइस एक्चुअल में तो सेम है, लेकिन प्राइस बढ़ता हुआ फील हो रहा है, फील हो रहा है प्राइस बढ़ता हुआ, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही यहां पर हमने लिखा है, जरा ध्यान से देखेंगे, लिखा दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर बायज more units of the same commodity, the marginal utility of that commodity continues to decline. This means that the consumer will buy more of that commodity when price falls, and when less units are available, utility will be high, and consumer will prefer to pay more for that commodity. जब उसके पास ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसे हो रहा होगा, तब वो ज्यादा खरीदना चाहेगा। This proves that demand would be more at lower price and less at higher price, है ना। तो जब डिमांड क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, जब प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे। कम मतलब जब आपको कम फील होंगे। यहाँ पर एक्चुअली प्राइस कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्राइस फील हो रहा है कि शुरुआत में प्राइस कम है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपकी बहुत ज्यादा है, तो आपको उतना बड़ा प्राइस वो लग नहीं रहा 10 रुपए, लेकिन जैसे जैसे आपका सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो वो आपको 10 रुपए भारी लगने लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, तो दूसरा पॉइंट है आपका इनकम इफेक्ट। इसमें भी हम वही गेम खेलेंगे, वही करेंगे, प्राइस और डिमांड में ही रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन ही मेंटेन करेंगे, बट किसकी रिस्पेक्ट में, इनकम की रिस्पेक्ट में। प्राइस को हम सेम ही रखेंगे, प्राइस को हम सेम रखेंगे, लेकिन इनकम के रिस्पेक्ट से समझते हुए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, इनकम इफेक्ट जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर कैन इंक्रीज हिज कंजप्शन सिंस हिज रियल इनकम इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर रियल इनकम कॉन्सेप्ट आता है। अब रियल इनकम क्या होती है, जरा इसको बात को जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। रियल इनकम, इसी को हम इनकम इफेक्ट भी कहेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए जब आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं, आपने भी इस चीज को फील किया होगा, इस पूरी बात को आपने बहुत फील या आने वाले समय पर करेंगे जब आप सीएम में हो जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए कि जैसे आज आप लोग अपनी बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम पर ना एज अ स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन आपको ना 1000 रुपए पार्टी देने में बहुत बड़ा लगेगा, आपको लगेगा यार 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे, ओ गॉड पेरेंट्स से कैसे मांगेंगे हम 1000 रुपए, ठीक है। तो आपको बर्थडे पार्टी जो देनी है उसके लिए 1000 रुपए जो खर्चा है वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा अभी के टाइम पर। लेकिन जिस दिन आप सीएम में हो गए, ठीक है, उस दिन आपकी इनकम, क्योंकि आज की डेट में ना आपकी इनकम कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन जब आप सीएम में हो जाएंगे तो आपकी इनकम सपोज करो 1 लाख रुपए हो गई, उस टाइम पर आपको 1000 रुपए की पार्टी लगेगी जैसे कुछ भी नहीं दिया हमने, तो छोटी सा अमाउंट है, इट वॉन्ट बॉदर यू, आपको बिल्कुल भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस चाहे सेम ही हो, खर्चा देखिए वही हो रहा है, 1000 ही रुपए का हो रहा है, खर्चा सेम हो रहा है, बट फिर भी वो खर्चा आपको क्या लग रहा है, कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, और आपको फील क्या हो रहा है, फील क्या हो रहा है कि प्राइस जैसे क्या हो गया, कम हो गया। तो इनकम के बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी बताइए, बढ़ जाएगी। और प्राइस सेम रहा, देखिए प्राइस बर्थडे पार्टी का वही है, 1000 रुपए ही खर्च हो रहे हैं आज भी और उस दिन भी, लेकिन उस दिन के 1000 रुपए आपको बहुत ज्यादा लग रहे थे और आज के 1000 रुपए आपको कम लग रहे हैं। तो ये प्राइस क्या लग रहा है आपको, कम होता हुआ लग रहा है, कम हो नहीं रहा है। इसीलिए अगेन ये कौन सा रिलेशन डेवलप हो गया, प्राइस और डिमांड का ऑपोजिट रिलेशन डेवलप हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अगेन सब्सटीट्यूट वर्ड से आया है, ठीक है। हम अगेन इधर प्राइस ऑफ ओन गुड और डिमांड की बात करेंगे, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, इसी के ऊपर दोबारा से चलेंगे बिना प्राइस को चेंज किए हुए, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो सब्सटीट्यूट गुड ले लेते हैं, एक ले लिया हमने रेनॉल्ड पेन क्योंकि अभी हमने वही लिया था, और एक ले लेते हैं सेलो पेन, ठीक है।
मान लीजिए रेनॉल्ट पेन का प्राइस भी 10, सेलो पेन का प्राइस भी 10, ठीक। और उस समय आप जो डिमांड कर रहे थे रेनॉल्ट की, वो आप डिमांड कर रहे थे फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स, एक साल में आप 50 यूनिट्स खरीद ले रहे थे रेनॉल्ट का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो आपका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है यानी कि सेलो पेन, उसका प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस मान लेते हैं बढ़ गया। तो अभी हमने समझा था कि जब सेलो का प्राइस बढ़ जाएगा तो बताइए इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग सेलो खरीदते थे वो अब उनको महंगा लग रहा है और अब वो भी क्या खरीदना शुरू कर देंगे, रेनॉल्ट खरीदना शुरू कर देंगे। तो रेनॉल्ट पेन की डिमांड क्या हो गई, 10 यूनिट्स और बढ़ गई, ठीक। तो डिमांड क्या हो रही है, देखिए इस केस में बढ़ रही है, ठीक। अब हमने समझना है, मैंने आपको बोला कि जब प्राइस कम होता है तभी डिमांड बढ़ती है, तो ये रिलेशन देखना है, वो भी सेम प्रोडक्ट का, ठीक। तो हमने रेनॉल्ट पेन की डिमांड बढ़ती हुई तो देख ली, अब हमें क्या देखना है कि रेनॉल्ट पेन का प्राइस क्या कम हो रहा है, नहीं कम तो नहीं हो रहा है, प्राइस तो सेम है, मैंने आपको बोला था प्राइस हम सेम रखेंगे लेकिन फिर भी दिखाएंगे, फील कैसे करेंगे कि ये प्राइस कम हो रहा है। तो देखिए ध्यान ध्यान से देखिए, सेलो पेन तो बड़ा प्राइस में, रेनॉल्ट पेन सेम रहा, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये प्राइस अब हमें कम फील हो रहा है, ये 10 रुपए का पेन है, सस्ता फील हो रहा है, तो हमें ये प्राइस कम होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, ये फील हो रहा है हमें कि ये प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो अगेन कैसा रिलेशन बन गया, ऑपोजिट रिलेशन बन गया, रेनॉल्ट पेन का प्राइस कम होता हुआ फील हो रहा है और डिमांड उसकी बढ़ रही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो जरा केशव केशव कह रहे हैं, सर कैन वी से दैट व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन इज लो देन हिज मोस्ट ऑफ नीड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड एंड व्हेन इनकम राइजेस एंड देन डिमांड आल्सो राइजेस फॉर सेटिस्फाइंग हिज नीड्स। यस बच्चे, हम इन जनरल इस बात को डेफिनेटली कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने केशव, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तीसरा इफेक्ट भी हमने समझ लिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा गुड्स हैविंग मल्टीपर्पस यूज। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे कई सारे गुड्स होते हैं, पिछली बार भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कल की क्लास में, कि ऐसे कई गुड्स होते हैं जिसका कई सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके कई सारे यूजेस होते हैं, अगर अगर उनका प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज हायर, तो हम उसको हर चीज के लिए यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम अब उसको सारी चीजों में यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको कल इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल दिया था, तो इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज फैन चलाने के लिए करते हैं, अपने कपड़े आयन करने के लिए करते हैं, और वॉशिंग मशीन चलाने के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, लाइटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इन्वर्टर पे आ गए आप, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई और अब इन्वर्टर चल रहा है, तो इन्वर्टर में आप ये सारे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी इस केस के लिए आपके लिए ऐसे काम हो गए जिनकी रिक्वायरमेंट कम है। ये दोनों आप गर्मियों के सीजन में डेफिनेटली यूज करना चाहेंगे, एटलीस्ट ये तो बहुत ज्यादा यूज करना चाहेंगे, फैन, एसी, ठीक है। एसी वैसे तो नहीं चलता है इन्वर्टर से, बट फैन की डेफिनेटली आप बात करेंगे, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये डेफिनेटली आप यूज करेंगे। तो आपके केस में, इस केस में क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीपर्पस यूज हो रहा है, इसका यूज बहुत सारी चीजों में हो रहा है। तो अगर इसका प्राइस बढ़ता है, अगर ये चीज महंगी होती है, तो हम बहुत सारी चीजों को कट डाउन कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को हम कट डाउन कर देते हैं, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इन टोटलिटी अगर हम देखेंगे तो पहले हम चारों चीजों में इसको यूज कर रहे थे, लेकिन अब केवल और केवल हम इन दो चीजों में यूज कर रहे हैं, इनमें यूज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मल्टीपर्पज चीजें जो होती हैं जिनका यूज हम करते हैं, उसका यूज हम केवल जरूरी चीजों में करने लगते हैं अगर उसका प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस के ऊपर। मैंने आपको बताया था जो एक्सेप्शन वर्ड है, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, नहीं होता है। बहुत सिंपल सिंपल है, जरा जल्दी से चलते हैं। पहला है प्रेस्टिजियस गुड्स, ऐसे गुड्स
जो कि आपको प्रेस्टिजियस फील करवाते हैं, आपकी प्रेस्टीज को बढ़ाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जनरली लोग जब खरीदते हैं तो वो प्राइस की परवाह नहीं करते। जैसे सपोज कीजिए कि आपके कोई पड़ोसी हैं, वो एक बढ़िया सी गाड़ी लेकर आए, या आपके बगल में कोई आपका फ्रेंड है, वो बढ़िया सी बाइक लेकर आया। अब आपकी ये बात प्रेस्टीज पर आ गई, आपने बोला यार वो तो बहुत बढ़िया बाइक लेकर आया, मैं भी लेकर आऊंगा। ठीक है, अब चाहे वो 90,000 की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1.5 लाख की हो, मैं भी लेकर आऊंगा। तो अब यहाँ पर प्राइस कंसर्न नहीं रह गया है। प्राइस अगर ज्यादा भी होगा तो भी आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी प्रेस्टीज के ऊपर बात आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जरा थोड़ा सा इशू है। हाँ, ठीक है। सो अब हम दूसरा जो पॉइंट है, हाँ, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है गिफ इन गुड। ठीक है, गिफ इन गुड के बारे में हम बात करते हैं कि गिफ इन गुड क्या होते हैं। गिफ इन गुड मतलब होते हैं, अगेन, वेरी चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, बट किस टर्म में? प्राइस की टर्म्स में। देखिए, अभी हमने एक गुड और डिस्कस किया था, जिसको हम बोल रहे थे इंफीरियर गुड। ये वो गुड नहीं होता जो कि प्राइस कम होता है जिसका, ऐसा नहीं कहा था मैंने। मैंने कहा था जिसकी क्वालिटी कम होती है। ठीक है, जिसकी क्वालिटी आपको कम लगने लगती है इनकम के बढ़ने के साथ साथ। जैसे सपोज कीजिए कि आप आज की डेट में आपकी इनकम कम है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, अभी आप सीएमए फाउंडेशन में हैं, आपकी इनकम हो सकती है या पॉकेट मनी बहुत कम हो, तो आपके लिए 30 रुपीज की कॉर्नेटो आइसक्रीम खाना आपके लिए हो सकता है थोड़ा बड़ा टास्क हो। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये इतना खर्च नहीं करते हैं, 10 रुपए वाली आइसक्रीम खा लेते हैं। बट आज की डेट में 10 रुपए वाला प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके लिए 10 रुपए वाला प्रोडक्ट इंफीरियर लगने लगेगा, आपको उसकी क्वालिटी कम लगने लगेगी। तो इसमें प्राइस का कोई रिलेशन नहीं होता है इंफीरियर गुड में, देयर इज नो रिलेशन विद द प्राइस। ठीक है, लेकिन जो हम गिफ इन गुड की बात करते हैं, तो गिफ इन गुड डेफिनेटली प्राइस के तौर पर ही पुअर क्वालिटी शो करता है। ठीक है, चीप किस सेंस में ही शो करेगा? ये प्राइस के सेंस में। इंफीरियर भी चीप होगा, बट चीप किसके सेंस में बात करेगा? इनकम के सेंस में बात करेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो इसीलिए जो गिफिन प्रोडक्ट है उसको हम बोलेंगे ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब हम इसमें जरा देखते हैं। मान लेते हैं कि एक राइस है, जैसे बहुत सस्ते सस्ते राइस मिलते हैं ना गांव में, गवर्नमेंट देती है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो पर केजी, गरीब लोगों को राशन देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो प्राइस रेंज है 2 रुपए किलो पर केजी, इस प्राइस को, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम गिफ एंड गो। ये बहुत ही लो कैटेगरी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका प्राइस और कम कर दिया गवर्नमेंट ने, इसका प्राइस 2 रुपए से 1 रुपए पर केजी कर दिया। ठीक है, तो बताइए अब आप इसे कंज्यूम करना चाहेंगे या इसके बदले कुछ और प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? क्योंकि आप 2 रुपए अफोर्ड कर पाते हैं, तो अब आप कहेंगे नहीं भाई, अब ये तो सस्ता हो गया है ना, तो अब हम वही प्रोडक्ट लेंगे जो 2 रुपए वाला होगा, उतना तो हम अफोर्ड कर ही पा रहे हैं। तो जब इसका प्राइस कम हुआ तो उस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ जानी चाहिए थी, अगर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। लेकिन डिमांड बढ़ नहीं रही है, बल्कि डिमांड ऑपोजिट हो जा रही है, घट जा रही है। अब हम वो खा रहे हैं जो उस समय पर आज की डेट में 2 रुपए पर केजी है, उसी की हम डिमांड कर रहे हैं। यानी कि हम इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये सस्ता हो गया उसके बावजूद भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसा है? बहुत ही चीप क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट कोई भी लेना पसंद नहीं करता। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। जबकि यहां पर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन डिमांड बढ़ने की बजाय ऑपोजिट हो गई, घट गई, क्योंकि ये बहुत ही बेकार क्वालिटी प्रोडक्ट है प्राइस के सेंस में। ठीक है, तीसरा तीसरा है शेयर्स स्पेक्यूलेटिव मार्केट। अब ये शेयर्स स्पेक्यूलेटिव मार्केट क्या बात कर रहे हैं? हम शेयर्स की स्पेक्यूलेटिव मार्केट के बारे में बात क्या कर रहे हैं? देखिए, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का एक शेयर है। ठीक है, मान लेते हैं आज वो 100 रुपए का, करंट में, आज, टुडे। ठीक है, अब कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट आपके पास आया, वो बोलता है कि भाई ये जो रिलायंस का शेयर है ना,
ये शेयर 200 रुपए अगले 2 दिन में चला जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा होता नहीं है जनरली कि इतना बढ़ जाए, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि 2 दिन बाद, है ना, यानी कि डे आफ्टर टुमारो ये आपका 200 रुपए पहुंच जाएगा। किसी एक्सपर्ट ने आपको सजेस्ट किया। तो बताइए रिलायंस के शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आज आप बताइए उसकी डिमांड बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? डेफिनेटली बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि आपको चाहे वो प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके खरीदने से पहले वो 110 रुपए हो जाए, प्राइस बढ़ गया, फिर भी आप डिमांड बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ने की है, तो आप इसकी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये अपोज कर गया लॉ ऑफ डिमांड को, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होता है, लेकिन यहां पर तो सेम रिलेशन हो गया। तो यहां पर ये रिलेशन पूरा का पूरा ऑपोजिट हो गया। ठीक है। अगला है बैंड वैगन इंपैक्ट या बैड वैगन इफेक्ट कहते हैं इसे। ये जो इफेक्ट है ये आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मैटर करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लग जाए तो उस केस में आप उसके प्राइस को कंसीडर ही नहीं करते, फिर आप टेस्ट की वजह से उस चीज में बहुत ज्यादा उस चीज को प्रेफर करने की वजह से आप उसके प्राइस को कंसीडर ही नहीं करते। प्राइस अगर बढ़ेगा तो हो सकता है फिर भी आप डिमांड उसकी बढ़ा दें, क्योंकि आपको वो बहुत ही टेस्टफुली वो आपके टेस्ट बड्स को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है या आपकी बहुत बड़ी प्रेफरेंस शो कर रहा है। तो प्राइस बढ़े उसके बावजूद भी आप डिमांड बढ़ा सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छे से हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक। यस, हैबिचुअल गुड्स आर आल्सो एन एक्सेप्शन। लिकर, बिल्कुल सही कहा आपने कि हैबिचुअल गुड्स की होती है। ठीक है। तीसरा है, चौथा, पांचवा है आपका वेबलेन इफेक्ट। ये एक और इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली वो लोग आते हैं जिन लोगों को लगता है कि भाई जो प्रोडक्ट है जितना ज्यादा उसका प्राइस होगा उतनी ही बेटर उसकी क्वालिटी होगी। उनको लगता है जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी होगी, जबकि ये हर केसेस में फैक्ट नहीं होता। कई कई सस्ती चीजें भी बहुत अच्छी क्वालिटी की भी मिलती हैं, पर मैक्स जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया प्राइस अगर ज्यादा हुआ तो क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, और क्वालिटी अच्छी होने की वजह से वो उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो यानी कि इन दोनों में सेम रिलेशन शो हो गया, जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होना चाहिए। तो ये भी एक एक्सेप्शन क्रिएट कर गया। ठीक है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अंजलि, मैंने अभी आपको बताया, अंजलि ने पहले हैबिचुअल गुड्स के बारे में भी लिखा था, आपने बिल्कुल ठीक लिखा था। दुर्गेश, आपने भी ठीक लिखा, लिकर, है ना। ये भी एक हैबिट को ही शो करता है। और अंजलि ने लिखा एडवर्टीजमेंट कैन आल्सो कॉज द एक्सेप्शंस, बट वी आर नॉट टेकिंग ऑल द पॉइंट्स बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है। तो इसीलिए हम, हाँ, प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे डायमंड्स, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप आकांक्षा। तो हम सारे पॉइंट्स को नहीं कवर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स कुछ कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं केवल उन्हीं को पॉइंट्स में लिखा है। सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए नहीं लिखे बिकॉज हमारे पास वैसे ही टाइम बहुत कम है, एंड इट इज अ वेरी बिग टास्क, वेरी बिग चैलेंज टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स विद इन 3 days। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग ऑल द पॉइंट्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर अगेन कॉन्सेप्ट डिमांड ही है, लेकिन ये वर्ड आ गया नया। अब देखिए ये वर्ड क्या, किस वर्ड से बना होगा? ये वर्ड बना होगा इलास्टिक वर्ड से। तो बताइए इलास्टिक का क्या फीचर होता है? इलास्टिक जो होता है इजीली चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो मेन वर्ड है वो क्या है? चेंज। इलास्टिक क्या होता है? अगर आप उसे खींचें तो एक्सपैंड भी हो जाता है, छोड़ें तो कंट्रैक्ट भी हो जाता है। तो अगर आप उसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ भी जाएगा, छोटा करने की कोशिश करेंगे, छोटा भी हो जाएगा। दैट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही पॉसिबल है। इन इंक्रीज और डिक्रीज को ही क्या बोलेंगे? चेंज। तो बताइए किसमें चेंज की बात कर रहा है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिमांड में चेंज होने की बात कर रहा है।
ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिखेंगे ईडी, ऐसे करके हम इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या हो गया, इसका मतलब चेंजेबिलिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये चेंजेबिलिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा है। ठीक है, कि डिमांड में कितने और कैसे चेंजेस होंगे। डन। अब देखिए, बात बहुत सिंपल है कि कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं। तो मैं अगर आपको बात बताऊं तो इलास्टिसिटी डिमांड में जो चेंजेस होते थे वो किन किन वजहों से होते थे, याद है आपको? अभी आपने पीछे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आपने क्या क्या पढ़ा? प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। ठीक, तो यानी कि इन सब चीजों की वजह से ही डिमांड पे असर पड़ता है। इसकी वजह से भी पड़ता है, इसकी भी और इसकी भी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स ये चारों हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से डिमांड में इलास्टिसिटी आती है, मतलब चेंजेस आते हैं। ठीक, तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर तीन कॉन्सेप्ट हैं, तीन तरीके की इलास्टिसिटी हो सकती है। पहली इलास्टिसिटी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी इलास्टिसिटी होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरी इलास्टिसिटी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस मतलब एक चीज के प्राइस का इंपैक्ट दूसरी चीज की डिमांड पर। तो ये कहां पढ़ा था आपने? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में पढ़ा था, है ना, जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस आपके डिमांड को, उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंपैक्ट कर रहा था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस बोलते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है? बेसिकली तीन टाइप की होती है। प्राइस की होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की होती है, और इनकम की होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई इसकी वजह से भी तो चेंज हो रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्यों नहीं है? इसकी इसलिए नहीं है बच्चे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टर्म्स में शो नहीं किया जा सकता है। इसको नंबर्स में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये एक क्वालिटेटिव चीज है, जबकि ये तीनों चीज क्या थी? इनको हम नंबर्स में शो करा था, आपको याद होगा। ये क्वांटिटेटिव चीजें हैं, तो इसलिए हम इनकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप की इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, जल्दी से हम एक एक करके चलते हैं। अब हम चल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला बनाने का पहले सबसे पहले तरीका समझेंगे। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले में गड़बड़ करते हैं, वो पहले फॉर्मूले का बेसिक समझ लें। ये हर फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, हर फॉर्मूला ऐसे ही बनता है जहां पर डिवीजन लगा होता है। ठीक है, जहां पर ये डिवाइड होगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई होगा जो मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा याद रखिएगा, ये रीजन होता है। रीजन, किस वजह से इंपैक्ट आ रहा है, यानी कि ये जो फैक्टर होगा हमेशा ही इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, वैसे मैं आपको फॉर्मूले में बता रहा हूं कि नीचे हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर को, डिनोमिनेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर को रखा जाएगा, मतलब जिसकी वजह से कुछ काम हो रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में हमेशा हम डिपेंडेंट फैक्टर को रखते हैं। याद रखेंगे, डिपेंडेंट फैक्टर ही हमेशा न्यूमरेटर में होगा जिसमें जिसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जिस चीज में चेंज हो रहा है उसको हम हमेशा न्यूमरेटर पे रखेंगे, है ना, और जिस चीज की वजह से चेंज हो रहा है, जो रीजन है चेंज होने का, उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो अब जरा जल्दी से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे जल्दी से बताइए कि किस चीज में चेंज हो रहा है, किस चीज की वजह से। इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है, प्राइस या डिमांड? वेरी राइट, इंडिपेंडेंट फैक्टर है प्राइस। इंडिपेंडेंट फैक्टर है प्राइस। प्राइस की वजह से किसमें चेंज हो रहा है? डिमांड में। तो डिपेंडेंट फैक्टर कौन हो गया? डिमांड। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बताइए। फॉर्मूले में नीचे क्या लिखेंगे? हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे डिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर कौन है? डिमांड। तो ऊपर लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे लिखेंगे क्या? प्राइस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको बताया था, हमने देख लिया प्राइस और डिमांड, हमने दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रख लिया।
अभी अभी हम एक वर्ड भूल गए हैं, एक वर्ड क्या है अभी भी, इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी वर्ड का क्या मतलब था बताइए, अभी मैंने बताया था आपको, चेंज। चेंज के लिए एक एक मार्क होता है, ये मार्क, इसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मार्क कहते हैं इसे, ठीक है, डेल्टा, ट्रायंगल और डॉट। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, याद रखिएगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो अभी हमने डिमांड में चेंज तो देखी ही नहीं, तो इसीलिए हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, चेंज लगाना पड़ेगा। और डिमांड में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस चेंज हुआ होगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। और तीसरी बात, तो ये आपको फॉर्मूला तो बनाना आ गया, लेकिन यहां पर हमें परसेंटेज भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा प्राइस में देखते हैं कि भाई प्राइस हमारा डबल हो गया। डबल का मतलब क्या हो गया, 100% बढ़ गया। अगर प्राइस 10 रुपए था और 20 रुपए हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा प्राइस है वो 100% चेंज हो गया, ठीक है। तो हम हमेशा इन सब चीजों को परसेंट में देखेंगे, याद रहेगा आपको। तो जो हमारा फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी तरीके से हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में लिखते हैं, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो बताइए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, भाई डिमांड में ही चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इनकम की वजह से हो रहा है, ठीक है, इनकम की वजह से हो रहा है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, ऑब्वियसली डिमांड लिखेंगे, क्योंकि डिमांड में चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब डिमांड में चेंज किसकी वजह से हो रहा है बताइए, इनकम की वजह से, तो नीचे क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक। अब तीसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा क्या था, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब एक चीज की डिमांड में चेंज हो रहा है, तो अगेन लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और किसकी वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से, अगेन वही लिख देंगे फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन 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 यहां पर क्रॉस प्राइस है, यानी कि एक चीज के प्राइस का इंपैक्ट दूसरे चीज की डिमांड पर पड़ रहा है। तो यानी कि यहां पर डिमांड किसी और चीज की है, प्राइस किसी और का है, तो इसीलिए हम यहां पर लिख देते हैं प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, इसको आप सिंपली किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हमने आपको साथ के साथ बता दिए। अब मैं जल्दी से इसको आगे ले चलता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज करिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 में क्या डिफरेंस होता है, जरा ध्यान से याद करिए। 0 होता है पहले वाला और 1 होता है करंट वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेस प्राइस भी, इसको क्या बोलेंगे, करंट प्राइस बोलेंगे, ठीक है, बेस प्राइस और करंट प्राइस। तो मान लेते हैं बेस प्राइस कितना था, 10 था, और करंट प्राइस मान लेते हैं कितना है, 15 है। तो प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी मान लेते हैं पहले 15 थी और अब रह गई कितनी, 5, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कितना चेंज हुआ जल्दी से बताइए, 10 का चेंज हुआ, ठीक है। बताइए प्राइस में कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया, हमने प्राइस चेंज इन प्राइस भी लिख दिया, ठीक। लेकिन अब यहां पर बात परसेंटेज की है, हमने परसेंटेज को भी तो दिखाना है, ये तो हमने केवल चेंज इन प्राइस लिख दिया, तो यहां पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि हमने परसेंटेज चेंज नहीं दिखाया। तो परसेंटेज चेंज कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कितना प्राइस में चेंज हुआ, तो ये तो हम जानते हैं प्राइस में चेंज हुआ यहाँ से 5, और ऐसे ही निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई, 10। लेकिन अब जब हम इसे चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, ठीक है। तो बताइए चेंज इन प्राइस कितना था, 5, और बेस प्राइस कितना था, 10, मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करना पड़ता है,
क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करते हैं, इस वाले को पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्वांटिटी में चेंज कितना है 10 और बेस क्वांटिटी कितनी थी 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बन गया और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस बन गया। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को हम यहां रख देंगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखिएगा। ठीक है, एक और चीज इसमें बहुत छोटी सी, यहां पर माइनस हमेशा लगेगा। माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों के बीच में, ये डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइस और डिमांड के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है, इसको हम नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं, इसीलिए यहां पर क्या लगता है? हमेशा नेगेटिव लगता है। ठीक है, अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी लगेगा। उसमें आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई लिखेंगे इस बार डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, सारी एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको ये पूरा बता दिया, उसके बाद आगे चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या है? किसी ने कुछ लिखा है क्या? चेंजिंग बॉडी शुड बी माइनस। हाँ प्रियांशी, मैंने ये लिख दिया है, माइनस में आएगा। ठीक है, एक मिनट। प्रियांशी आपने लिखा है चेंज इन क्वांटिटी शुड बी माइनस। नहीं बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी माइनस नहीं है, चेंज एक्चुअल में 10 का ही था। ठीक है, चेंज 10 का ही था, वो क्या नाम है 5 से 15 हो गई या 15 से 5 हो गई, तो आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हो। अगर मैं चेंज पूछूं तो चेंज तो 10 का ही है, हाँ, लेकिन अगर आप Q1 माइनस Q0 करके निकालेंगे तो डेफिनेटली, हाँ ये बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने, ये एब्सोल्यूट चेंज है, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड। हाँ, डन। ठीक है, अब हम चल रहे हैं जरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है फटाफट अभी खत्म होने वाला है। बहुत से कम ही टॉपिक्स रह गए हैं अब इसमें। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब जरा मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, जरा जल्दी से ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो वर्ड है, एक वर्ड है इलास्टिक और एक वर्ड है इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक वर्ड मैंने बताया अभी आपको, चेंज का होना, उसको हम इलास्टिक कहते हैं। तो बताइए इन इलास्टिक ऑपोजिट हो गया, मतलब चेंज नहीं होगा, इसका मतलब होता है इन इलास्टिक। ठीक है, अब हम जरा एक एक करके पॉइंट्स लेना शुरू करते हैं। कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ, अब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स नहीं बोल रहा है वो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बोल रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कम ज्यादा होने के बारे में बताएगा। ये कह रहा है कि कमोडिटी किस तरीके की है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। इसका मतलब उसमें चेंज ज्यादा होंगे या चेंज कम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे नेचर क्या क्या हो सकता है कमोडिटी का, जैसे एक कमोडिटी हो सकती है जो कि नेसेसरी कमोडिटी हो, ऐसा कमोडिटी जो कि बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, बीमार है और उसको मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन कैसा हो गया बताइए, नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब चाहे इसका प्राइस बढ़े घटे, आप तो इसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे, इसकी डिमांड होगी ही होगी, हर हालत में होगी, इसीलिए इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर इंजेक्शन आपसे किसी ने पेशेंट के लिए मंगवाया और वो इंजेक्शन पहले 500 रुपए का था और अब वो 800 रुपए का बहुत बढ़ गया, 300 रुपए बढ़ गया उसके प्राइस में, तो क्या आप वो इंजेक्शन नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ये आपकी नेसेसिटी बन चुकी है।
नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया है। तो इस गुड की डिमांड, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई मेरे को 4 इंजेक्शन चाहिए थे, अब मुझे 2 इंजेक्शन दे दो, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो अभी आप ये प्रोडक्ट, ये इंपैक्ट नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि नेसेसरी गुड की डिमांड आप करेंगे ही करेंगे, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो नेसेसरी प्रोडक्ट जो होते हैं, इनकी डिमांड क्या होती है बताइए? इन इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर मैंने लिखा हुआ है, नेसेसरी कमोडिटी जो है, इनकी डिमांड हाईली इन इलास्टिक होगी, बिल्कुल भी इसकी डिमांड में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ऑपोजिट इसके, अगर कोई प्रोडक्ट लग्जूरियस प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है जो कि गाड़ियां हैं या ऐसी कुछ चीजें हैं, तो इन सब चीजों को आप खरीदना बंद कर देंगे, इनकी डिमांड में चेंज आ जाएगा, इलास्टिक हो जाएगी इनकी डिमांड। क्योंकि आप जब क्राइसिस हो रहे हैं तो ऐसी लग्जरी चीजों को खरीदना कम पसंद करते हैं। जैसे आज का टाइम चल रहा है, क्राइसिस हो रखा है, तो आज के टाइम पे क्या कोई आदमी गाड़ी और ये बाइक खरीदने के लिए जा रहा है? नहीं, उसे पता है कि आज की डेट में ये सब चीजें खरीदने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, खाना जरूर वो खरीदने जा रहा है, क्योंकि खाना उसके लिए क्या है? नेसेसरी कमोडिटी है। उसकी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है कोविड-19 के कारण भी, लेकिन कार की डिमांड्स में चेंज आ गया। अच्छा, ये आकांक्षा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि नेसेसरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक है। बच्चे, परफेक्टली जो केस होते हैं ना, परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, ये केस एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, बट इनकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमें इसे पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, जैसे मैंने मेडिसिन का ही एग्जाम्पल दिया। हाँ बिल्कुल, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। क्यों है रिलेटिवली इनइलास्टिक? क्योंकि बेटा सपोज कीजिए कि वो 500 का इंजेक्शन अगर आपको कोई 50,000 रुपए का ऑफर करे, तो भी क्या आप खरीद लेंगे? नहीं खरीद पाएंगे, उतने पैसे भी तो होने चाहिए हमारे पास। तो 500 का प्रोडक्ट 800 का हो गया, हमने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, मेडिसिन खरीद ली। लेकिन अगर वो 500 का इंजेक्शन कोई आपको 50,000 या 1 लाख रुपए का बोले, उस टाइम पर आपके पास पैसे ही नहीं है, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का कोई कंसेप्ट जनरल लाइफ में होता ही नहीं है। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कभी कोई ऐसा बहुत ही वन साइडेड केस आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम केसेस जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स के होते हैं वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगले प्रोडक्ट की, अगले कंपोनेंट की, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखिए सपोज कीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट्स मैंने बताया था आपको क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, है ना? तो मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए रेनॉल्ड का पेन ही लिया था हमने, उसका बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हो गए, सेलो का पेन हो गया, लक्सर का पेन हो गया, है ना, बहुत सारे पेन हो गए, रोटोमैक का पेन हो गया, बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर हो गए, सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हो गए मार्केट में। तो बताइए इसकी डिमांड पे जल्दी जल्दी चेंज आएगा या बहुत आस्ते आस्ते चेंज आएगा? बहुत जल्दी चेंज आएगा, क्योंकि कोई ये खरीदेगा, कोई ये खरीदेगा, कभी कोई ये खरीदेगा, कभी कोई पार्कर पेन खरीद लेगा, कभी कोई कुछ खरीद लेगा। तो जितने ज्यादा आपके सब्स्टिट्यूट होंगे, आपकी डिमांड उतनी ही ज्यादा चेंज होगी, इलास्टिक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो जितने ज्यादा एब्सोल्यूट्स होते हैं, जितने ज्यादा एब्सोल्यूट्स सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, उतनी ही, जैसे लार्ज होंगे अगर, तो उतनी ही ज्यादा आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। अगला है वैरायटी ऑफ यूजेस। वैरायटी ऑफ यूजेस मैंने अभी आपको पहले भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसका प्राइस बढ़ा तो आप केवल और केवल उन्हीं चीजों पर उसको यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी इलास्टिक हो जाएगी। डिमांड में चेंजेस आ गए, आप बहुत सारी चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ पर्टिकुलर चीजों को यूज कर रहे हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट है जिसका आप बहुत सारी यूजेस है, वैरायटी ऑफ यूजेस है, तो उनकी डिमांड, उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड इलास्टिक होगी। अगर किसी प्रोडक्ट का एक ही यूज है, एक स्पेसिफिक यूज है, तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है, तो फिर चाहे उसका क्या नाम है, प्राइस में चेंजेस हो, फिर भी आपको वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अक्षय ने क्वेश्चन पूछा है परफेक्टली और रिलेटिवली। बेटा अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं उसका, ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, इसका क्या मतलब है कि क्या हम किसी चीज का जो डिमांड है,
क्या हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है? सपोज कीजिए कि जैसे सपोज कीजिए आज की डेट में कोविड-19 बहुत फैल रहा है, ठीक है? अब कोविड-19 बहुत फैल रहा है तो शादियां क्या हो रही हैं? पोस्टपोन हो रही हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं। कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। अगर हम जिंदा रहेंगे तो शादी तो तब भी कर लेंगे, ठीक है? तो इस चीज की पोस्टपोनमेंट अभी बहुत जरूरी है, अगर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो हम इनको ऐसी चीजें जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उन चीजों के केसेस में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी चीजें जो कि इजीली पोस्टपोन हो सकती हैं, ऐसी चीजें ज्यादा इलास्टिक होती हैं, उनको हम ज्यादा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम पोस्टपोन ही नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी, इसलिए उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी चीज जो कि पोस्टपोन नहीं हो सकती, ऐसी चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक, कम इलास्टिक होती है, इसमें चेंज कम होते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं हम, ड्यूरेबल कमोडिटीज। ड्यूरेबल कमोडिटीज का क्या मतलब? ड्यूरेबल मतलब वो चीजें होती हैं जो जनरली लंबे समय तक चलती हैं, जैसे आपके बेड्स हो गए, सोफा सेट्स हो गए, इन सब चीजें की सब कैसी चीजें होती है? फर्नीचर बेसिकली। तो ये सब कैसी चीजें होती है जो लॉन्गर टर्म के लिए आप यूज करते हैं, 10 साल 15 साल के लिए आप उसे यूज करते हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज का जो डिमांड होता है वो ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता, ज्यादा इसकी डिमांड में चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आप ऑब्वियसली आप जानते हैं कि भैया आप तो इसे बहुत लंबे समय के लिए यूज करने वाले हैं, सो आप डिमांड उसकी मेंटेन रखते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ड्यूरेबल्स कमोडिटी की भी इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक? अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने आपको समझा दिया है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है? जल्दी से समझते हैं, बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स की होती है। अक्षय ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि परफेक्टली इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो ये अभी यहां पर कवर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है? मैं लिख रहा हूं पहले परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है? इसको मैं लिख रहा हूं रिलेटिवली इलास्टिक। तीसरा मैंने लिखा यूनिटेरिली इलास्टिक। फिर मैंने लिखा रिलेटिवली इन इलास्टिक। और मैंने फिर लिखा परफेक्टली इन इलास्टिक। अब जरा हम इनके बारे में थोड़ा समझ लें कि एक वर्ड लिखा है मैंने परफेक्टली और एक वर्ड लिखा है मैंने रिलेटिवली, ठीक है? रिलेटिवली एक जनरल शब्द है, एक जनरल वर्ड है। परफेक्ट आप जानते हैं कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। सिमिलरली कोई भी केस परफेक्ट का हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी चीज की इलास्टिसिटी परफेक्ट हो। अभी क्या है क्या नहीं है, इसको मैं जब आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दिस इज नॉट जनरल, दिस इज रेयरेस्ट टू बी रेयर, रेयरेस्ट केस है। इनफैक्ट इम्पॉसिबल भी है, कुछ सेंस में इसको हम इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं। ये जनरली हो ही नहीं सकता, बट यस बहुत ही 0.01% की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम उसे कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम उसे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर हम इसको समझें जल्दी से, तो सबसे पहला हमारी इलास्टिसिटी है परफेक्टली इलास्टिक। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। फिर लिखा मैंने रिलेटिवली इलास्टिक, फिर लिखा मैंने यूनिटरीली इलास्टिक, फिर लिखा मैंने रिलेटिवली इन इलास्टिक, और लास्ट में लिखा मैंने परफेक्टली इन इलास्टिक। इनके मैं आपको एक साइन दे रहा हूं, नंबर्स दे रहा हूं, ठीक है? नंबर्स क्या है? यहां मैं दे रहा हूं इनफाइनाइट, यहां मैं दे रहा हूं 0। ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये सबसे छोटा नंबर हो गया, ठीक है? इसके बाद मैं यहां क्या दे रहा हूं? ग्रेटर देन 1। यहां क्या दे रहा हूं मैं? इक्वल टू 1। और यहां क्या दे रहा हूं मैं? लेस देन 1, ठीक है? अभी क्या है लेस देन 1 इक्वल टू 1, इसको समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है? मुझे बताइए कि किसी भी चीज की वैल्यू इनफाइनाइट कब आती है? जरा जल्दी से समझते हैं। इनफाइनाइट किसी चीज की वैल्यू कब आती है? व्हेन देयर इज जीरो इन द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में किसी भी चीज के जीरो आ जाए तो वैल्यू उसकी इनफाइनाइट आएगी,
यानी कि जैसे मैं लिखूं 1/0 या 2/0 या 3/0 या कोई भी नंबर बाय 0, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब मैं ग्रेटर देन 1 का लिख लेता हूं। ग्रेटर देन वन का एग्जाम्पल दो। ग्रेटर देन 1 का एग्जाम्पल 2 हो सकता है, एक से ज्यादा क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है। मैं 2 ले रहा हूं। 2 कब आएगा, जब मैं ऊपर वर्ड नंबर बड़ा लिखूंगा, नीचे नंबर छोटा लिखूंगा, तभी आएगा। ऐसे ही 1 का देख लेते हैं। 1 कब आएगा, जब ऊपर और नीचे वाला नंबर दोनों बराबर होगा। ग्रेटर देन 1 क्या आएगा, लेस देन 1 क्या आएगा, लेस देन 1 में हम लिख लेते हैं 0.5। 0.5 लेस देन 1 है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 0.5 कब आएगा, जब ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। ऐसे ही 0 कब आएगा, जब ऊपर वाला नंबर 0, नीचे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, आंसर 0 ही आएगा। ठीक, तो अगर हम इसको अब समझने की कोशिश करें तो जरा ध्यान से जल्दी से समझते हैं सब केस एक एक बार। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक था। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कब था, जब ऊपर कोई भी नंबर था, कोई भी नंबर, नीचे 0 था। अब आपको याद होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब देखिए जरा, न्यूमरेटर में कुछ नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है। तो बताइए इनफाइनाइट कब आएगा, इनफाइनाइट तब आएगा जब जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो होगा पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं होगा। 0 है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट मीन्स प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में कुछ चेंज हो रहा है। इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्ट है और इनफाइनाइट वैल्यू है उसकी। ठीक है, जैसे आप जानते हैं इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, इनफाइनाइट एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक भी केस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक का कोई केस नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि इसको एक 0.01% की पॉसिबिलिटी निकलती है तो इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम दूसरा पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा था रिलेटिवली इलास्टिक। अब रिलेटिवली इलास्टिक क्या था, मैंने आपको बताया था इसका जो साइन था वो था ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 लिया था हमने क्या, 2 लिया था, ऊपर नंबर था बड़ा, नीचे नंबर था छोटा, तो यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में। यानी कि जब इसमें क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो और प्राइस में कम चेंज हो तो उस केस में ये ग्रेटर देन 1 आएगा और इस केस को हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। सिमिलरली रिलेटिवली यूनिटैरिली इलास्टिक, इसमें हमने इक्वल टू 1 पढ़ा था। इक्वल टू 1 कब आएगा, जब दोनों सेम होगा, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों क्या होंगे, बराबर। ऐसे ही रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये लेस देन 1 था, इसको हमने ऊपर कम वैल्यू ली थी, नीचे ज्यादा वैल्यू ली थी, ऊपर वाला परसेंटेज इन क्वांटिटी यानी कि ज्यादा होगा और कम होगा और परसेंटेज इन प्राइस ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज 0। 0 कब होगा, जब ऊपर 0 होगा और नीचे कुछ ना कुछ प्राइस होगा। आप सोचेंगे कि ये तो पॉसिबल है कि डिमांड 0 हो जाए, भाई वो तो पॉसिबल है, लेकिन अगर उसका कुछ प्राइस है तो कैसे ये हो सकता है कि उसकी डिमांड 0 ही रहे, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही बिकेगा। अगर आपने उसका प्राइस, वो कह रहा है कि आप प्राइस कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी कुछ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसका कुछ ना कुछ प्राइस है, तो उसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिमांड तो होती ही होती है। तो इसीलिए ना तो ये एग्जिस्ट करता और ना ही परफेक्टली इलास्टिक एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब इसे जल्दी से इनके डायग्राम्स भी समझ लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, चलो परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने ऊपर ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया 5, नीचे ले लिया 0, तो ये इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब क्वांटिटी में तो चेंज हो रहा है बट प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है। तो प्राइस हमने 1 ले लिया, कोई भी प्राइस ले लिया, ये इतना ही रहेगा, ये परसेंटेज चेंज है, याद रखिएगा, हाँ प्राइस नहीं है, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। तो प्राइस कुछ ना कुछ है लेकिन उसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो बताइए, ये अगर हमें इस सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो प्राइस तो यही है, क्वांटिटी ये है, प्राइस यही है, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस यही है, क्वांटिटी ये हो गई। तो बताइए इस तरीके की एक लाइन बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, विच इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है। अगेन अगर मैं बोलूं रिलेटिवली इलास्टिक, तो रिलेटिवली इलास्टिक क्या था? ग्रेटर देन वन इलास्टिक, ठीक है, ग्रेटर देन वन इलास्टिक था। ग्रेटर देन वन इलास्टिक में क्या था? 2 था, याद है आपको, ऊपर ज्यादा था नीचे कम था। तो अब कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि दोनों में चेंज हो रहा है, प्राइस में भी चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा सिंपल पॉइंट है और हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। डिमांड का केस है तो प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशन होगा। अगर मैं इसे कम करूंगा तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इसे कम कर दिया। ध्यान से देखेंगे, मैंने कम करा है किसको? प्राइस को। ये पहले का प्राइस है और ये नया प्राइस, ठीक है। तो बताइए डिमांड में क्या इंपैक्ट आने वाला है? डिमांड बढ़ेगी, लेकिन दोनों में ध्यान दीजिए कि प्राइस कितना चेंज हो रहा है? 5, और डिमांड कितनी चेंज हो रही है? ज्यादा। इसका मतलब इसमें इतना सा चेंज है, लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। तो डिमांड जो चेंज दिखाएगी वो ज्यादा चेंज दिखाएगी। ये देख रहे हैं आप, गैप बढ़ गया डिमांड में चेंज होने का, प्राइस का चेंज बहुत कम है। तो अब जो कर्व बनेगी इन दोनों को मिला के, ये बनेगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is greater than 1, that means relatively elastic। बोलिए बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम अपने सारे डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक का कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में अगर आप देखें तो देखिए प्राइस में इतना चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है। ऐसे ही रिलेटिवली इनइलास्टिक देखेंगे या यूनिटरी इलास्टिक देख लेते हैं, जहां पर दोनों में सेम चेंज हो रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हम इसमें एक पॉइंट बना लेते हैं, प्राइस को कम कर लेते हैं, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों में चेंज क्या रखेंगे? ध्यान से देखिए, बराबर चेंज रखेंगे। तो दोनों में चेंज बिल्कुल बराबर होगा। तो अब आप देखें कि ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या है? बिल्कुल बराबर है। ये गैप देखें और ये वाला गैप देखें, दोनों बराबर आ रहा है। तो इन दोनों को जब हम मिला लेंगे तो ये जो कर्व बनेगी, ये बनेगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हम रिलेटिवली इनइलास्टिक बना लेंगे। रिलेटिवली इनइलास्टिक कैसे बनेगी? बनेगी जब आप मार्क करेंगे, तो देखिए कैसे मार्क में कर दिखा भी देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, इसको मिलाइए तो देखिए प्राइस इतना चेंज हो रहा है, क्वांटिटी केवल इतनी सी चेंज हो रही है, बहुत थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो ये जो दिखा रहा है कि क्वांटिटी में कम चेंज दिखा रहा है और प्राइस में ज्यादा चेंज दिखा रहा है। प्राइस ज्यादा चेंज दिख रहा है 10 का और क्वांटिटी में कम का। तो ये क्या आएगा? 0.5 आएगा, यानी कि लेस देन 1 आएगा। तो रिलेटिवली इलास्टिक इज लेस देन 1 वाला केस, इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे, ठीक है। और अब लास्ट में हम पढ़ लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ये क्या था? ऊपर 0 था, नीचे कुछ ना कुछ चेंज था। तो अब हम अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है? ऊपर क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस में तो चेंज हो रहा है। देखिए नीचे प्राइस में चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, फिर ये पॉइंट बना। तो यानी कि एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई, वर्टिकल लाइन। ये लाइन किसकी है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, परफेक्टली बिल्कुल भी नहीं हो रहा, 0 चेंज, इनइलास्टिक है, चेंज है ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला चलते हैं फटाफट से, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट मतलब हमारे पास कितने इसके मेथड्स हैं, मेथड्स कितने सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास 4 मेथड होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है आर्क बेस्ड मेथड, एक होता है हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, और एक होता है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। सूरज मैंने नंबर सेंड कर दिया है, आप उस को में मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा लूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मेजरमेंट के। हमने बात करी कि 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड था परसेंटेज मेथड, ये हम कर चुके हैं, यही फॉर्मूला है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है।
अब हम दूसरा मेथड लेते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब ये क्या है, कैसे है, ये जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। पॉइंट मेथड देख लेते हैं, ठीक है। एक डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। इस डायग्राम में हमें जो डिमांड का या जो भी लाइन बनानी है, डिमांड का बनानी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। ध्यान रहेंगे वो दोनों एक्सिस से टच होनी चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाली जाएगी, तो मैंने बोला था लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इस डायग्राम को समझाता हूं पहले आपको। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की। अब मैंने इसे हाफ कर दिया, तो ये कितना कितना रह गया, 6 सेंटीमीटर का रह गया। मैं इसको भी हाफ कर देता हूं, तो बताइए कितने कितने का रह गया, 3 का रह गया, ठीक है। यहां से यहां तक ये 6 है, यहां से यहां तक ये 3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर इस डायग्राम को 4 पार्ट में तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर बराबर के गैप्स बना लूंगा, ठीक। अब मेरे पास एक्चुअली 5 पॉइंट्स हो गए, ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब याद करिए हमारे पास 5 टाइप की इलास्टिसिटी थी, इन्फिनिटी थी, ग्रेटर देन 1 थी, है ना। उसके बाद हमारे पास इक्वल टू 1 थी, फिर लेस देन 1 थी, फिर हमारे पास 0 थी। तो ऊपर से देखें आप कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उसके बाद वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इसी सीक्वेंस में लिखते थे। इसको मैं लिख दे रहा हूं, अभी अभी हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं अभी इसको लिख कर दिखा दे रहा हूं आपको, बट अभी प्रूफ करता हूं 2 मिनट, ठीक है। बताइए अभी हमने क्या पढ़ा, पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और अभी आपको याद हो गया कि हर सेगमेंट, ये छोटा छोटा सेगमेंट 3 सेंटीमीटर का है। तो बताइए अगर मैं इस पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालूं, पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालना, ठीक है। इस पॉइंट की इलास्टिसिटी में निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से नीचे का सेगमेंट देखेंगे। बताइए इस पॉइंट से नीचे का सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, 3 और 3 6, तो ये ऊपर हो गया, नीचे वाला सेगमेंट हो गया 6 का। और बताइए इस पॉइंट से ऊपर वाला सेगमेंट कितना है, 3 और 3 6, दोनों बराबर है, तो बताइए कितना है आंसर, 1। तो इसीलिए इस पॉइंट की इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखिए, तो इस पॉइंट से नीचे का पार्ट कितना है, बताइए लोअर सेगमेंट कितना है, 9 है, 9। और बताइए अपर सेगमेंट कितना है, 3 है। तो बताइए इसका आंसर कितना आया, 3, विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है, ये आपका हो गया लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम आर्क इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी। अब ये आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, जरा देखते हैं। आर्क है तो हमें ऑब्वियसली आर्क ही बनाना पड़ेगा, तो डिमांड कर्व स्ट्रेट नहीं है, इस समय डिमांड कर्व कर्व लेके हुए। और आर्क क्या होता है, ठीक है। आर्क समझ लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया था, ठीक है। आर्क क्या होता है, इस पूरे डिमांड कर्व का एक टुकड़ा, हमने इस पार्ट को ले लिया, ये पार्ट क्या हो गया, इसका आर्क हो गया, ठीक है। अब इस आर्क की अगर हम बात करें, तो इस आर्क में ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही तो है। तो एक प्राइस इसमें ये हो गया और एक प्राइस इसमें ये हो गया, ऐसे ही क्वांटिटी भी 2 हो गई, ठीक है। तो बताइए हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वही था अगेन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट यहां पर एक दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि चेंज इन प्राइस तो हम देख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी भी हम देख सकते हैं, बहुत आसान है। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q0 था, याद है आपको, परसेंटेज बनाने के लिए। ऐसे ही चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 करना था। बट आप ध्यान से, या P0 या जो भी, इसको मैं 0 लिख लेता हूँ, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें बेस क्वांटिटी लेनी पड़ती है और ऐसे ही यहाँ पे बेस प्राइस लेना पड़ता है, बट यहाँ पर तो प्राइस दो है क्योंकि हमें पूरा आर्क देखना है, हमें कोई पॉइंट नहीं देखना है, हमें आर्क देखना है। तो दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर अब हम ये वाला प्राइस बेस लें या ये वाला प्राइस बेस लें, हमें पता ही नहीं है। तो हमारे पास दो प्राइस है जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस प्राइस को बेस लें, क्योंकि आर्क में तो दोनों प्राइस दिख रहे हैं। तो अब इसकी सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इन दोनों प्राइस का हम दोनों में से कुछ भी नहीं ले सकते, तो दोनों प्राइस का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। ऐसे ही यहां पर भी क्या निकाल लेंगे, हम एवरेज क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगा, P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही इसमें एवरेज क्वांटिटी कैसे निकलेगी, Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आप यहां पर जो Q0 लेंगे, Q0 की बजाय अब आप यहां पर एवरेज क्वांटिटी लेंगे। ऐसे ही P0 की बजाय अब यहां पर आप एवरेज प्राइस लेंगे। क्यों, क्योंकि P0 कोई है ही नहीं एक्चुअल में, यहाँ पर आर्क है, आर्क में हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा बेस प्राइस है, ये प्राइस पहले था या ये प्राइस पहले था, हमें समझ नहीं। हेलो सर। हाँ जी सर मुझे बताना है एक बार। हेलो। हाँ, क्या बताना है पूछिए। सर वही पूछना दोबारा से, एक बार समझा दीजिए एक बार। कौन सा टॉपिक जल्दी से बताइए। ये आर्क इलास्टिसिटी वाला है। आर्क इलास्टिसिटी, बेटा मैंने कहा कि आर्क मतलब होता है पूरे कर्व का एक टुकड़ा,